जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे पे बैक पीरियड जो है उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सबसे पहली इसकी स्ट्रेंथ ये थी कि ये इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड है। उसके बाद इसकी ये है कि ये लिक्विडिटी को मेजर करता है। आपने देखा कि हमने ये सिर्फ इसमें इस चीज़ को एस्टिमेट किया कि हमने इनिशियल जो है इन्वेस्टमेंट वो कितनी की और कितने पीरियड में वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास वापस आ गई। तो ये दो चीज़ें थी। अ, इसके बाद ये सबसे ईजीएस्ट टू फोरकास्ट है। हम इसमें कैश फ्लोज को एस्टिमेट करेंगे। हमें कोई उनकी प्रेजेंट वैल्यू या उनकी कोई भी जो है डिस्काउंटेड वैल्यू को नहीं देखना। हम जस्ट अपने कैश फ्लोज को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है। वीकनेसेस इस मेथड की है, डज नॉट अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप ये समझ सकते हैं, हमने जो चैप्टर थर्ड में देखा कि कैश फ्लोज की एक वैल्यू होती है, एक इम्पोर्टेंस होती है टाइम के साथ। अ, जो हम जब ये देखते हैं कि ईयर वन में जो कैश फ्लो है, अगर हम उसको डिस्काउंट बैक करें ईयर जीरो तक तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ईयर टू के कैश फ्लो को अगर हम डिस्काउंट करें प्रेजेंट तक, जो कैश फ्लोज हमें फ्यूचर में मिल रहे हैं, अगर उनको डिस्काउंट करके आज की टर्म में उनकी वैल्यू देखें तो वो काफ़ी चेंज होती है। तो पे बैक पीरियड ऐसी कोई भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी टीवीएम वाले कंसेप्ट को यूज़ नहीं करता। ये सिंपली कैश फ्लोज को फोकस करता है। इस चीज़ को फोकस नहीं करता कि 40,000 जब हम पॉइंट जीरो पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो तो रिकवर हो रहे हैं। कैश फ्लो पॉइंट ईयर वन में, टू में, थ्री में और इवन 3.3 ईयर में जाके वो 40,000 कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो फ्यूचर में हमें कैश फ्लो मिल रहे हैं वो वैसे नहीं है जो हमने पॉइंट जीरो पे इन्वेस्ट किए थे। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता। ठीक है। सेकंड नंबर पे पॉइंट है, डज नॉट कंसीडर कैश फ्लो बियॉन्ड द पे बैक पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये पिछले प्रोजेक्ट में ये देखा। इस प्रोजेक्ट में मैं दोबारा पिछली स्लाइड पे आपको बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट ये बता रहा है कि ये 3.3 ईयर में हमें पे बैक कर देगा। कितना पे बैक कर देगा? जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 40,000। 3.3 ईयर के बाद क्या हो रहा है? चौथे साल में कैश फ्लो आ रहे हैं, पांचवें साल में आ रहे हैं। अगर ये लंबा प्रोजेक्ट है, छठे सातवें साल में, तो 3.3 ईयर कैलकुलेट करने के बाद हम आगे आने वाले कैश फ्लोज का तो कुछ भी नहीं कर रहे। आगे बेशक इतने बड़े कैश फ्लो होंगे वो बाद में हमारी डिसीजन मेकिंग को चेंज कर दें। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये डज नॉट कंसीडर कैश फ्लो बियॉन्ड पे बैक पीरियड। जो पे बैक पीरियड जब डिसाइड हो जाता है तो हम ये कहते हैं हाँ जी ये इतने साल लगेंगे, हमारे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। तो इस पीरियड के बाद जब फॉर एग्जांपल पिछले क्वेश्चन में 3.3 ईयर था, चौथे साल में, पांचवें साल में, छठे साल में, सातवें साल में कुछ ऐसे कैश फ्लोज हैं जो बहुत बड़े हैं, जो माइट भी प्रोजेक्ट की टोटल सिनेरियो को चेंज कर देते अगर कोई हम और टेक्निक लगाते। तो पे बैक पीरियड में ये चीज इग्नोर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर कट ऑफ पीरियड इज सब्जेक्टिव। मतलब पे बैक पीरियड 3 साल होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए, ये तो एक सब्जेक्टिव डिसीजन है ना, इसमें कोई रैशनल डिसीजन मेकिंग तो इन्वॉल्व नहीं। तो जो कट ऑफ पीरियड कितना होना चाहिए, कितने पीरियड में पे बैक हो जाना चाहिए, ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन है। इसके पीछे भी कोई मैथमेटिकल ग्राउंड वगैरह अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो ये तीन इसकी स्ट्रेंथ थी और तीन ही इसकी वीकनेसेस थी। अब जब हम आगे दूसरी टेक्निक्स को पढ़ेंगे तो वहां जाके ये जो हमारी वीकनेसेस हैं ये आपको मजीद क्लैरिफाई होंगी। ठीक है। अब दूसरी टेक्निक हमारे पास इसके बाद आ जाती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको हम IRR भी कहते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश फ्लोज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये क्या है कि IRR वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसमें जो हमारे पास फ्यूचर कैश फ्लोज हैं। पिछले साल में हमने देखा कि हमारे पास 5 कैश फ्लोज थे, ईयर वन में, ईयर टू में और अप टू ईयर 5। IRR वो रेट है जिस रेट पे हम फ्यूचर के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें तो वो उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो हमारी इनिशियल कैश आउटफ्लो, ICO, इनिशियल कैश आउटफ्लो के बराबर आ जाए। मैं आपको फिर इसको थोड़ा सा बताता हूँ।
ये हमने स्लाइड देखी जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारे सामने बनी हुई है। पॉइंट जीरो पे हमने 40,000 जो है इन्वेस्ट किया। ईयर 1 में 10,000 हमें कैश फ्लो मिलेगा, ईयर 2 में 12,000 कैश फ्लो मिलेगा, ईयर 3 में 15,000, ईयर 4 में 10,000 एंड ईयर 5 में 7,000। IRR वो रेट है जिस पे अगर हम इस 7,000, 10,000, 15,000, 12,000 और 10K को डिस्काउंट करके जीरो पे लेके आए तो वो 40,000 बनना चाहिए। IRR जो है ये वो रेट है जो फ्यूचर कैश फ्लोज को, और ये फ्यूचर कैश फ्लो ये वाले 5 हैं, अगर हम इनको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में लेके आए तो वो प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल कैश आउटफ्लो यानी कि इस 40,000 के बराबर होनी चाहिए। दोबारा इस स्लाइड पे आते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इज द डिस्काउंट रेट। ये एक डिस्काउंट रेट है IRR। ये क्या करता है? दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। ये फ्यूचर कैश फ्लोज को जब हम प्रेजेंट वैल्यू में लेके आते हैं टाइम जीरो जीरो पे, तो वो जो इन सब को जब हम डिस्काउंट करके ये C1, C2 और C5 को जब हम डिस्काउंट करके पॉइंट जीरो पे लेके आएंगे तो वो इनिशियल कैश आउटफ्लो जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके बराबर आएगा। इसको हम आगे एग्जांपल से भी देखते हैं। मैं एक दफा फिर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट। ये एक ऐसा डिस्काउंट रेट है जो हम यहाँ डिवाइडर में यूज करेंगे। इससे होगा क्या कि ये जो फ्यूचर के जो 5 कैश फ्लो हैं जब हम इनको डिस्काउंट करके पॉइंट जीरो पे लेके आएंगे तो पॉइंट जीरो पे जो हमारा इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट है वो और ये कैश फ्लो स्ट्रीम बराबर हो जाए। यानी कि ये एक ऐसा रेट है जो इफेक्टिवली ये बताएगा कि इस प्रोजेक्ट से हम कितना रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो इस चीज को हम IRR कहेंगे। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। हमारा सोल्यूशन ये था कि हमने जो 5 कैश फ्लोज हैं ईयर 1 में आपने ऊपर स्लाइड में देखा था 10,000 का कैश फ्लो था। इसको भी डिस्काउंट करना है 1 साल के लिए, 12,000 को 2 साल के लिए डिस्काउंट करना है, 15,000 को 3 साल के लिए, 10,000 को 4 साल के लिए और 7,000 को 5 साल के लिए डिस्काउंट करना है। और इनको डिस्काउंट किस रेट पे करें कि ये 40,000 के बराबर आ जाए। ये रेट हमने फाइंड करना है IRR का। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट रेट IRR दैट काज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो इक्वल टू 40,000। हमने कैलकुलेट क्या करना है कि ऐसा रेट जिस पे हम अपने आने वाले पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल के कैश फ्लो को अगर डिस्काउंट करें तो वो हमारी इनिशियल कैश आउटफ्लो जो 40,000 है उसके बराबर आ जाए। ऐसे रेट को हम IRR कहेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अच्छा अब हम ये फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए बात करूंगा। अगर ये रेट है 13.74, तो मैं कैसे पता लगेगा कि यार ये क्या हो सकता है? हम इस पे एक टेक्निक लगाते हैं, उसको कहते हैं इंटरपोलेशन की टेक्निक। ये हम आगे इसको सीखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि IRR सोल्यूशन हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि 10,000 पे अगर 10% का डिस्काउंट रेट है तो हमारे पास इस जो कैश फ्लो की स्ट्रीम है इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, जब हमने इस सवाल को सॉल्व करना है तो हम यहाँ इस जगह पे 10% का रेट रख के देखते हैं। सबसे पहले हम 10% पे ट्राई करते हैं कि 10% पे ये जो कैश फ्लोज हैं, ये जो 5 कैश फ्लो है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है। तो हमने ये नेक्स्ट स्लाइड में देखा कि हम यहाँ हिंट लगाते हैं, एक तुक्का लगाते हैं, गेस करते हैं कि अब अगर हम ये रेट 10% हो तो वो क्या ये बराबर बनेंगे। हमने ये 10% पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इसको 1 साल के लिए 1.10 से डिवाइड किया, इसको 2 साल के लिए 1.10 पावर स्क्वायर से, इसको 15,000 को 1.10 पावर 3 से पावर 4 से, इनको यानी कि 10% के हिसाब से डिस्काउंट किया तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आई वो है 41,444 रुपए। ठीक है, ये एक ऐसा रेट है जिस पे जो प्रेजेंट वैल्यू आई वो इनिशियल कैश आउटफ्लो से ज्यादा थी। इसका मतलब है कि ये रेट 10% से कुछ ज्यादा होगा। यानी कि जब ये रेट ज्यादा होगा 10% से ज्यादा तो ये वैल्यू तभी कम आएगी ना। तो हम अब एक और गैस करते हैं। जब हमने 10% पे इस कैश फ्लो स्ट्रीम की
प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की तो वो 41,444 रुपये आई, जो कि 40,000 के बराबर नहीं है। इससे एक बात हमें ये क्लियर हुई कि ये जो IRR का रेट है ये 10% से कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम एक और गैस वर्क करेंगे। अब हम ये गैस वर्क कर रहे हैं 15% डिस्काउंट रेट के ऊपर। 15% डिस्काउंट रेट पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम ये सोचें कि IRR अगर 15% है तो फिर इस कैश फ्लो स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। हमने इसी तरह ये तमाम कैश फ्लोज को, पहले साल के कैश फ्लो को 1.15 पावर 1 से डिवाइड कर दिया, दूसरे कैश फ्लो को 1.1 प्लस 0.15 स्क्वायर से, इस थर्ड को 1.15 क्यूब से, फोर्थ को 1.15 पावर 4 से, और फिफ्थ को 1.15 पावर 5 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 36,841। अब ये रेट इतना ज्यादा है कि इसने हमारी प्रेजेंट वैल्यू को काफी ज्यादा कम कर दिया, ये 40,000 से काफी कम है। अब मुझे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होगी कि मेरा जो IRR है वो 10% से, ये जो 10% का रेट है, इससे, इस पे आंसर बड़ा आया, इससे ज्यादा है, और 15% का जो IRR, 15% जो मैंने गैस वर्क किया, इससे कम है। तो इसका मतलब यह है कि जो IRR है यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो 10 से ज्यादा है, 15 से कम है, तो इन दोनों के दरमियान में कहीं पे होगा। तो हम ये एक फार्मूला लगाते हैं, इसे कहते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का ये फार्मूला है। इंटरपोलेशन के फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। ये हमें फार्मूला जो है, जो रिजल्ट है, ये मैं आपको फार्मूला बाद में समझाऊंगा। ये बता रहा है कि 11.57%, ये फार्मूला हमें बता रहा है कि 11.57% वो रेट है जिस पे ये जो फ्यूचर कैश फ्लोज है हमारे, कि अगर 11.57% से हम फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट बैक करें तो क्या होगा, हमारे जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो 40,000 होगी। यानी कि IRR इज द रेट, ये वो रेट है जिस पे अगर हम फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो इनिशियल कैश आउटफ्लो के बराबर होगी। ये इंटरपोलेशन की 3 स्लाइड्स हैं। ये फार्मूला आपको मैं बुक से दिखाता हूँ कि ये फार्मूला उसने कैसे अप्लाई किया। तो लेकिन मैंने इसमें अभी तक आपको ये एक्सप्लेन किया है IRR की डेफिनेशन क्या है और IRR कैसे कैलकुलेट होता है। हम पहले गैस वर्क करते हैं। हमने एक लोअर रेट लिया 10% का, उस पर प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो 40,000 से ज्यादा आ गई। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव NPV, इसकी NPV पॉजिटिव आ गई। फिर हमने एक बड़ा रेट लिया, इस पे जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम आई, तो इससे हमें ये पता लगा कि जो हमारा IRR है वो इन दो रेट्स के दरमियान है, 10% और 15% के दरमियान। फिर हमने इंटरपोलेशन की एक टेक्निक होती है, इसको यूज किया। इसका मैं आपको ब्रीफ फार्मूला आपको बताता हूँ बुक से। और फिर हमने जब इस फार्मूले को अप्लाई किया तो इस फार्मूले ने हमें बताया कि 11.57% IRR है। ये वो रेट है जिस पे हम आने वाले फ्यूचर के 5 कैश फ्लोज को जब डिस्काउंट करेंगे तो वो 40,000 जो हमारी इनिशियल कैश आउटफ्लो है उसके बराबर आएगा। ठीक है, मैं अभी आपको कोशिश करता हूँ कि इंटरपोलेशन का फार्मूला इधर बुक से भी आपको क्लियर हो जाए। यहाँ आसान लिखा हुआ है।
मैं आपको इंटरपोलेशन का फार्मूला जो है वो नेट से थोड़ी देर में ढूंढ के अभी तक बता देता हूँ। ये बिल्कुल बेसिकली ये मैट्रिक्स का तरीक़ेकार है। यहाँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में क्लियर हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। मैं आपको जैसे ही ये लेक्चर एंड होता है आपको ये जो फार्मूला है ये ज़रा इजी वर्डिंग में जो है आपको सर्च करके शेयर करता हूँ ये आपसे। इससे पहले कि इसमें थोड़ा सी मजीद कॉम्प्लिकेशन आए, मैं वापस टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। ये फार्मूला जो है इंटरपोलेशन का, ये आपको मैं क्लियर आपको दोबारा से रीराइट करके आसान फार्मूला आपसे शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। जी मुबशर, आपने हाथ खड़ा किया है, आपका कोई सवाल है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है, सर बाकी सबको जरा म्यूट कर दें, मेरा क्वेश्चन जरा क्लियर हो जाए। अच्छा है कि मेरे से माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, अपना माइक फिर से अनम्यूट करें जरा। जी जी मुबशर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने कहा कि इंटरपोलेशन के अंदर हम लोग जो है गेस करते हैं एक लोअर परसेंटेज और एक हायर परसेंटेज। जी तो माय क्वेश्चन इज कि जब हम लोगों ने एग्जामिनेशन के अंदर या एग्जामिनेशन से हट के जब हम लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में जब हमने कहीं ना कहीं इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो हम लोगों को किस तरीके से आइडिया होगा कि हमने लोअर रेट कितना लेना है और हायर रेट कितना लेना है? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, तो आप अगर यहाँ 5% ले लेते लोअर रेट जी और हायर रेट ले लेते 100%, ठीक ये कैलकुलेशन तब भी परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। बेसिकली इस बुक ने थोड़ी सी सिमेट्री को चेंज कर दिया। इसे पहले तीसरे नंबर पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक है वो सिखानी चाहिए थी। ठीक है, उससे आपको ठीक है। मजीद जब तीसरा वो पढ़ लेंगे उससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा मुबशर, आपने टाइम वैल्यू मनी का 3rd चैप्टर पढ़ा है, उसमें जी हम जी यही काम करते थे कि हम एस्टिमेट लगा के मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट पे मुख्तलिफ अंडर जो भी हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था उसके हिसाब से कैश फ्लो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते थे। जी जी ठीक है, आप फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में जो हमारे पास रेट आया है वो 13 पॉइंट समथिंग है। जी जी। ठीक है, ऐसे ही है, यस सॉरी सर। 11.57% 11 आया। 11 11 11 है 11। ना। जी जी आप जी आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी रेट ले लेते, 5 ले लेते, 10 ले लेते, 12 ले लेते, 8 ले लेते, 7 ले लेते, 6 ले लेते, कोई एक रेट ले लेते, कोई भी आप एक रेट ले लेते स्टार्ट के लिए। इस सही क्वेश्चन में उसने 10 लिया है, अगर आपके दिल में 6% आ रहा होता, आप यहां 10 की जगह 6% ले लेते, सही। तो क्या होता, आप 6% लेते तो आपकी ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये काफी ज्यादा आनी थी। ऐसे ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें बेसिकली दो रेट चाहिए, एक रेट ऐसा चाहिए जिस पे ये प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो, और एक दूसरा रेट ऐसा चाहिए जैसे इसमें 15% है जिसमें ये प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम हो। सही। ठीक है, एक्चुअली सर इसमें जो क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग स्टेट थी ना वो ये थी कि सपोज करें कि जिस तरह यहाँ पे 11% इसका निकला है, तो अगर 11.5 मैं मतलब हाँ जी 11.5, तो अगर मैं इसमें ऐसे करता कि मैं 12% ले लेता लो रेट लो और मैं रेट। 17 या नहीं 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 18% ले नहीं लेता नहीं हाई नहीं रेट। नहीं। ये बेसिकली लोअर और हायर का डिसीजन होगा इनकी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। अगर आप 12% ले लेते ना, स्टार्ट में 12% ले लेते, जैसे कि इसने 15 लिया है, ठीक है, तो 12% भी ज्यादा है आईआरआर से। तो ये रेट जो बिल्कुल है, ऐसे ही है। ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये कम आनी थी 40,000 से। जी एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन ही ये है कि फिर हाँ, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने लोअर और हायर को सेट कैसे करना है? नहीं, हाँ, लोअर और हायर को सेट कैसे करना है, अगर आप बेसिकली इस चीज को हम कहते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू है ना ये फ्यूचर कैश फ्लो स्ट्रीम की। अगर वो फ्यूचर कैश फ्लो स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम आए, वो आपका हायर रेट बन जाएगा। फिर आपको डिसीजन लेना है कि लोअर क्या रखूं। ठीक है, ये दो स्लाइड्स हैं, ये एक 10% वाली सही है, है। ये देख रहे हैं आप, एक 15% वाली है। अगर आपका ये जी सिचुएशन हो कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ जाए,
इनिशियल कैश आउटफ्लो से, ठीक है। इसे कहते हैं पॉजिटिव एनपीवी, इसमें आपकी एनपीवी पॉजिटिव है, सही। तो ये आपका लोअर रेट होगा। और ये जो सिचुएशन है इसमें आपकी एनपीवी नेगेटिव है, ठीक है। जो बिल्कुल। नेगेटिव जहां हो जाए वो हायर होगा। फॉर सही। एग्जाम्पल आप पहला रेट गैस करते हैं, आपने पहला रेट ही गैस किया 13% पे, और जी जी 13% पे जो आपका आंसर आया वो 40,000 से कम है, जी। तो ये आपके लिए हायर रेट होगा। सही। अब आप दूसरा रेट जो लेंगे वो इससे 3, 4, 5% नीचे वाला लेंगे, ठीक है। कौन सा हायर है कौन सा लोअर है, ये ठीक है। आपको कैश फ्लो का एनालिसिस बताएगा। अगर आपने वो ठीक है। रेट अप्लाई किया और आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आई वो 40,000 से काफी कम है, इसका मतलब है आपने हायर रेट लगा दिया है। जी जी। आपको अपना रेट इससे कम करना पड़ेगा ताकि जो बिल्कुल। प्रेजेंट वैल्यू है वो ज्यादा आ सके। तो इसका मतलब है कि जब आप पहला रेट लगाते हैं उसका जो रिजल्ट आता है वो हमें बताएगा कि ये हायर हमने गैस किया है या लोअर गैस किया है। अगर ये एनपीवी या फ्यूचर कैश फ्लो जो है, प्रेजेंट वैल्यू जो है फ्यूचर कैश फ्लो की, अगर ये कम आ जाए तो फिर आपने जो रेट लगाया वो ज्यादा है, आप अब इससे कम रेट वाला गैस करेंगे। सही। सही। ठीक हो यानी गया। कि अगर हम लोग इस समझ इसका ये है कि हमें एक जो रेट है उसको हमें गैस करना होगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी हमें आइडिया हो जाएगा कि ये लोअर जा रही है या हायर जा रही है। जी और बिल्कुल। उसका एस्टिमेट रखते हुए हमने बीच में 4 to 5% का डिफरेंस डाल के उसको हमने कैलकुलेट कर लेना है दूसरे वैल्यू को, ताकि हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाए और हम लोग आईआरआर को कैलकुलेट कर सकते जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी पिछली एग्जांपल देखें, मैं सिंपल यहाँ बताता हूँ 10% वाली। अब मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली 10% पे, आंसर आया 41,444, ठीक है। हमें चाहिए कितना, वो रेट हैं। चाहिए बिल्कुल। जो 40,000 के बराबर कर दे, ठीक है। इसका मतलब है बिल्कुल। गैप गैप देखो सिर्फ 1444 रुपए कम कर दें अभी। मैं अगर 10.5 बिल्कुल। का गैस करता और 11 पे भी इवन गैस करता, फिर 11.5 पे गैस करता, यानी मल्टीपल गैसिंग करता रहता थोड़े थोड़े मार्जिन से, तो माइट भी मुझे शायद इंटरपोलेशन भी ना लगानी पड़ती। मैं 11.5 पे जब इसको गैस वर्क करता माइट भी ये करीब करीब का आंसर आता। इसने आंसर दिया है 11.57। अगर मैं 11.5 पे बिल्कुल एग्जैक्टली सही। करूँ ना तो थोड़ा सा गैप आएगा, 420 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का, इतना गैप आएगा। तो मुझे अप्रोक्सीमेटली अंदाजा हो जाएगा कि बिल्कुल। मेरा IRR 11.5 के पास पास है, ठीक है। तो ये जब आप रेट लगाएंगे और कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आएगी, वो प्रेजेंट वैल्यू डिसाइड करेगी कि ये आपका हायर हो गया या लोअर हुआ है, ठीक है। सही। चलें अब हम ये देखते हैं कि IRR अगर हमारे बहुत पास शुक्रिया प्रोजेक्ट सर। है तो इसको कैसे, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। The management of Basket Wonders has determined that hurdle rate is 13% for the project of this type. इस जगह पे इसने अपने जो एस्टिमेटेड रेट है, यानी कि उसने हर्डल रेट का नाम यूज किया है। हर्डल रेट का मतलब यह है कि उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। बास्केट वंडर का कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, बास्केट वंडर को ये प्रोजेक्ट करने के लिए कहीं से पैसे उधार भी लेने पड़ सकते हैं। तो बास्केट वंडर की जो हर्डल रेट है, यानी कि जो उसने अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बनाया है, जो वो सोच रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए, वो 13% है। वो कहते हैं कि हमारा हर्डल रेट क्या है, या ये वो रिक्वायर्ड रेट है जो हमें 13% अगर मिले तो हम प्रोजेक्ट करेंगे। और आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखा कि हमें जो रेट मिल रहा है वो 11.57% है, तो हम तो हर्डल रेट अचीव नहीं कर पा रहे। हमारा जो IRR है वो हर्डल रेट से कम है, तो हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। अगर इस प्रोजेक्ट का IRR 16% होता, 14% होता, तो फिर ये हमारे हर्डल रेट से ज्यादा मिलता इस प्रोजेक्ट में, तो हम इस प्रोजेक्ट को करते। तो इसमें IRR में किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हम उससे कंपेयर करेंगे, अगर IRR उस रेट से ज्यादा हुआ हम वो प्रोजेक्ट करेंगे, और अगर उस रेट से कम हुआ तो हम वो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर को भी। अच्छा, अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। IRR मेथड में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने क्या किया, डिस्काउंट किया ना, तमाम कैश फ्लो को एक रेट पे डिस्काउंट किया है IRR के रेट पे, और उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया है। इसका मतलब है कि हमने कैश फ्लो के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को काउंट फॉर किया है।
जबकि हमने पे बैक पीरियड में डिस्काउंट नहीं किया था, सिंपली कैश फ्लोज को गिना था। तो पे बैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को इग्नोर कर दिया गया था। आईआरआर में इस कंसेप्ट को फोकस किया गया है। कंसीडर ऑल कैश फ्लोज, हमने ये देखा था पे बैक पीरियड में, फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि 3.3 ईयर पे बैक पीरियड है, उसके बाद जितने मर्जी कैश फ्लो हो हमें उनसे कोई सरोकार ही नहीं था, वो किसी किस्म की कैलकुलेशन में यूज ही नहीं हो रहे थे। जबकि आईआरआर में हमने तमाम कैश फ्लोज को यूज किया है, 5 साल में आने वाले जितने कैश फ्लोज थे हमने सबको डिस्काउंट किया है। तो इसका मतलब है ये तमाम कंसीडर ऑल कैश फ्लोज, ये तमाम कैश फ्लोज को फोकस करता है, जबकि पे बैक पीरियड तमाम कैश फ्लोज को फोकस नहीं करता। लेस सब्जेक्टिविटी, पिछले पीरियड में तो एक सब्जेक्टिव डिसीजन था ना, अगर 3 साल में मेरे पैसे वापस आ जाएं, 5 साल में पैसे वापस आ जाएं, तो इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है। इसमें प्रोजेक्ट बेशक 50 साल चलता रहे, हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट को उस वक्त तक चलाते रहना है जब तक हमारा हर्डल रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या जो हमारी डिमांड है, अगर आईआरआर उस डिमांड से ज्यादा होगा तो हम इस प्रोजेक्ट को करते रहेंगे। इसलिए ये सब्जेक्टिविटी इस जो टेक्निक में सबसे कम है और ये मोर फोकस्ड है। ठीक है, ये 3 स्ट्रेंथ थी आईआरआर की। वीकनेसेस क्या है? अज्यूम ऑल कैश फ्लोज री इन्वेस्टेड एट आईआरआर। होता यह है कि हम ईयर 1 के कैश फ्लो को भी डिस्काउंट कर रहे हैं आईआरआर पे, ईयर 2 के कैश फ्लो को भी डिस्काउंट कर रहे हैं, ईयर 3 के, ईयर 4 एंड सो ऑन, जितने भी हमारे कैश फ्लोज हैं हम सबको आईआरआर पे डिस्काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कैश फ्लो हैं, पड़े हुए हैं, फारग हैं या एक्सेस हैं, हम उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं आईआरआर पे। एक्चुअली हर जगह आईआरआर पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। अगर हम ये कहें कि हम कैश फ्लो जो हमें ईयर 1 में आ रहा है उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, हमने आईआरआर पे डिस्काउंट कर दिया। ईयर 2 के कैश फ्लो को भी आईआरआर पे डिस्काउंट 3, 4, 5, 6। तो इसमें एक अजम्पशन इन्वॉल्व हो गई कि जो कैश फ्लोज हैं, अगर हम ईयर 2 में हैं और ईयर 2 के कैश फ्लो को ज्यूम सेव नहीं कर सकते, तो ईयर 2 के कैश फ्लो भी आईआरआर के रेट पे इन्वेस्ट हो सकते हैं। ये एक अजम्पशन इसमें अंडरलाइन अप्लाइड हो रही है, जो कि बाज दफा वैलिड नहीं होती है। इस प्रोजेक्ट की वीकनेस है, इस कैपिटल बजटिंग टेक्निक की वीकनेस है। अज्यूम ऑल कैश फ्लोज री इन्वेस्टेड एट आईआरआर, एक इम्प्लाइड अजम्पशन आ जाती है। जब भी डिस्काउंटेड टाइम वैल्यू मनी के क्वेश्चन देखेंगे तो उन सब में ये एक अजम्पशन ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व आ जाती है, जो इसकी एक वीकनेस है। डिफिकल्टीज विद प्रोजेक्ट रैंकिंग एंड मल्टीपल आईआरआर, हम यहाँ आगे देखेंगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनमें हमें आईआरआर की टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है, तो वहां हमें इनको रैंक करने में प्रॉब्लम होगा। हर प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, हर प्रोजेक्ट्स की कैपिटल रिक्वायरमेंट और उसके अलावा जो हर्डल रेट है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसी जगह पे आईआरआर की बेसिस पे हमें रैंकिंग करना मुश्किल हो जाती है। उमर, आप प्लीज काइंडली, मैं आपको टाइम दूंगा, आप बाद में अपना क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी मुझे सिर्फ स्लाइडों को थोड़ा सा आगे चला लेने दें। अच्छा, ये 2 अजम्पशंस हैं जो आईआरआर को डिफिकल्ट बनाती हैं जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये इसकी वीकनेसेस है। थर्ड टेक्निक आ गई हमारे पास, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? नेट एनपीवी इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स नेट कैश फ्लो माइनस प्रोजेक्ट इनिशियल कैश आउटफ्लो। एनपीवी क्या है? कि तमाम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, इन दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो इस चीज को हम एनपीवी कहते हैं। जैसे कि ये CF1 है, इसको हम डिस्काउंट करेंगे 1 साल पीछे तो 0.0 पे आ जाएगा। CF2 है, अगर हम इसको भी डिस्काउंट करेंगे 2 साल पीछे और इस तरह जितने कैश फ्लोज हैं उनको उतने साल पीछे डिस्काउंट करके 0.0 पे ले आएंगे। और इनिशियल कैश आउटफ्लो आपको पता है ये भी 0.0 पे होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये जब हम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा इसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज द नेट कैश फ्लोज, जो फ्यूचर के उसके कैश फ्लोज है उनको नेट करेंगे, 0.0 पे लेके आएंगे और उसमें से माइनस कर देंगे प्रोजेक्ट इनिशियल कैश आउटफ्लो, जो प्रोजेक्ट का इनिशियल कैश आउटफ्लो था वो। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसे हम एनपीवी कहते हैं।
ये देखें हमने इसको, अब देखते हैं ये कैसे सोल्यूशन है। वही हमने बास्केट वंडर की एग्जांपल ली और हमने ये एज्यूम किया कि अगर हमें 13% का डिस्काउंट रेट मिल जाता है, जैसे कि पिछली एग्जांपल में आईआर में भी उसने बताया कि इनका हर्डल रेट जो है बास्केट वंडर का वो 13% है। हर्डल रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिजायर्ड रिटर्न, ये सब चीजें एक ही मीनिंग और एक ही स्ट्रक्चर में यूज की जाती हैं। डिस्काउंट रेट, हर्डल रेट, आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी टर्मिनोलॉजीज अगर इस क्वेश्चन में इस तरह दी जाए तो इसका मतलब ये है कि ये आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, 13% मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है बास्केट वंडर का। तो मैं तमाम कैश फ्लोज जो 5 सालों के थे, 10,000, 12,000, 15,000, 10,000, 17,000, इनको 13% पे डिस्काउंट करूंगा और प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने 10,000 को एक दफा डिस्काउंट किया 13 से, 12,000 को 2 दफा, 15,000 को 3 दफा, इनको बैक लेके आया और माइनस 40,000 जो इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट थी उसको एंड पे माइनस कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि इस स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या आई। आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं 13% का डिस्काउंट रेट यूज करूं और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, एनपीवी जिसे कहते हैं, तो वो माइनस में आ रही है। यानी कि अगर हम फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करें तो वो हमारे 40,000 के बराबर भी आंसर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि इसका आंसर नेगेटिव है। एनपीवी अगर किसी प्रोजेक्ट की नेगेटिव आ जाए तो हमें इसका मतलब यह है कि ये प्रोजेक्ट हमें 13% का डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे सकता। तो इस चीज को हम कहते हैं ये एनपीवी है। और नेगेटिव एनपीवी का मतलब है कि दिस प्रोजेक्ट इज नॉट फिजिबल, नॉट वर्थेबल, नॉट डूएबल फॉर एड ओवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हम इसे 13% पे ये हमें हमें 13% रिटर्न नहीं देगा, 13% से कम रिटर्न देगा। नेगेटिव एनपीवी का ये मतलब है। ठीक है, तो ये एनपीवी हमें क्या करते हैं, तमाम कैश फ्लोज को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में लेके आते हैं और फिर उसमें से इनिशियल जो हमारी जो कैश आउटफ्लो है उसको माइनस करते हैं। तो जो रिजल्ट आता है उसको हम एनपीवी कहते हैं। 13% के ऊपर ये जो बास्केट वंडर का प्रोजेक्ट था इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो माइनस में आ गई। ये हमारे 5 कैश फ्लोज हैं जिनको हमने डिस्काउंट किया, उनको जमा किया और उसमें से 40,000 को माइनस किया, तो इस प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव आई। एनपीवी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो कहता है कि एनपीवी के अगर आप प्रोजेक्ट एनपीवी की टेक्निक को अप्लाई करते हुए प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया होगा जिसकी बेस पे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। द मैनेजमेंट ऑफ बास्केट वंडर हैज डिटरमाइंड दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 30% फॉर द प्रोजेक्ट फॉर दिस टाइप। इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए बास्केट वंडर ने ये सोचा कि उसे 13% रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न चाहिए। शुड दिस बी प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड, 13% पे हमने जब डिस्काउंट किया तो एनपीवी इज नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जब एनपीवी नेगेटिव का मतलब है कि अगर हम फ्यूचर में आने वाले तमाम कैश फ्लोज को अगर आज प्रेजेंट वैल्यू में लेके आए तो वो इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट को भी पूरा नहीं कर पाते। और जब एनपीवी नेगेटिव आ जाए तो आप वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव एनपीवी एक्सेप्ट हो जाएगी, नेगेटिव एनपीवी रिजेक्ट हो जाएगी। ये एनपीवी मेथोडोलॉजी की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का क्राइटेरिया है। ठीक है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे भी हम ये सारी टेक्निक्स परफॉर्म कर सकते हैं। अब एनपीवी की जो है वो स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है। कैश फ्लो अज्यूम टू बी री इन्वेस्टेड एट हर्डल रेट। अगर आप एनपीवी अचीव कर लेते हैं, आपकी पॉजिटिव एनपीवी आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका जो कैश फ्लोज हैं, जो आपकी कैश इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या हर्डल रेट पे इन्वेस्ट हो रही हैं और जो लॉजिकली ठीक भी है। ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को इस्तेमाल करता है, यानी कि फ्यूचर के कैश फ्लो को डिस्काउंट करके प्रेजेंट में देखता है। तो इसका मतलब है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट पे भी एप्लीकेबल है और ये भी तमाम कैश फ्लोज को फोकस करता है। ये इसकी स्ट्रेंथ्स और आईआरआर की स्ट्रेंथ्स अप्रोक्सीमेटली एक जैसी हैं। मे नॉट इंक्लूड मैनेजेरियल ऑप्शन एम्बेडेड इन द प्रोजेक्ट, सी सेक्शन 14। इसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर 14 है जो मैं कवर तो नहीं कंप्लीटली करूंगा, आपको जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा और माइट भी वो एग्जाम में टेस्ट ना हो। होता यह है कि बाज़ प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत सारी कुछ ऐसी ऑप्शंस या ऐसे प्लान अटैच होते हैं जो फ्यूचर में हमें मजीद बेनिफिट दे सकते हैं। तो वो अगर हम उनकी ऑप्शंस को कंसीडर करें तो एनपीवी बाज़ दफ़ा नेगेटिव होते हुए भी हमारे लिए फिजिबल होती है। लेकिन चूंकि
अगर इस टेक्निक के अंदर अंदर रहते रहें, सिर्फ कैश फ्लोज को फोकस करें, सिर्फ एनपीवी के कोर पर्पस को फोकस करें, तो वो हम एम्बेडेड ऑप्शंस की कैलकुलेशंस इसमें नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट बज़ाहिरी तौर पे तो रिजेक्ट हो रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बात अगर उन ऑप्शंस को कंसीडर किया जाता तो वो एक्सेप्ट भी हो सकता था। इसका मैं आगे आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। ठीक है, ये अब आपके सामने है। उसने ये बताया कि हमें 13% का डिस्काउंट रेट चाहिए। ठीक है, और हमने IRR जब निकाला तो वो 11.57 आया, और वो 13% से जो था वो कम था, जिसकी बेस पे हमारा IRR और NPV दोनों मेथोडोलॉजी से वो प्रोजेक्ट रिजेक्टेड हो गया। ये ग्राफिकल समेशन है, इसमें ऐसी कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। इसने जस्ट यही बताया है कि 15% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आप निकालेंगे, उसके अलावा आपने इधर जो है आपका IRR जो है यहाँ पे आ रहा है, ये IRR वो रेट है जहां आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV 0 हो जाती है। ये रेट IRR इज द रेट एट विच NPV इज 0, यानी ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं NPV 0 NPV। तो ये IRR 11.57% था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा 13% है, तो हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली एक रेशियो है। Profitability index is the ratio of net present value of the project future cash net flows to the project initial cash outflow. Basically net present value हमें एक चीज के मुतालिक नहीं बताता। अगर हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए से, क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए से, जब हम उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव आती है, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है 5 लाख रुपए। ठीक है, इसके मुकाबले में हम एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दूसरे वाला प्रोजेक्ट हम कर ही 5 लाख से रहे हैं, थोड़े पैसों से कर रहे हैं ना। पहला प्रोजेक्ट हमने 1 करोड़ से किया, जब हमने वो प्रोजेक्ट 1 करोड़ से किया तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आई 5 लाख। उसके मुकाबले में हम एक दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो टोटल है ही 5 लाख रुपए से, जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वो 50,000 आती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक ये कहती है कि जितनी NPV पॉजिटिव होगी और ज्यादा होगी, हम उस प्रोजेक्ट को करेंगे। तो जो 1 करोड़ वाला प्रोजेक्ट था उसकी NPV पॉजिटिव आई, चूंकि वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था तो इसलिए वो पॉजिटिव जो अमाउंट आई वो भी काफी बड़ी थी। जबकि मुकाबले में जो दूसरा प्रोजेक्ट था, वो दूसरा प्रोजेक्ट छोटा सा था, उसकी NPV भी पॉजिटिव आई, लेकिन वो न्यूमेरिकली इतनी बड़ी फिगर नहीं थी जितनी कि प्रोजेक्ट 1 की फिगर थी। तो अब अगर बज़ाहिरी तौर पे देखा जाए तो हम जो पॉजिटिव NPV आई और जिसकी बड़ी NPV थी, हमने उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, और दूसरा जो छोटा प्रोजेक्ट था जिसकी NPV भी पॉजिटिव थी लेकिन नंबर वाइज वो छोटी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन किसी समझदार आदमी ने कहा यार ये तो आपका प्रोजेक्ट छोटा है, इससे आपको पॉजिटिव NPV जो दी है, अगर हम इसको उस स्केल पर लेके जाएं 1 करोड़ के स्केल पे, तो ये आपकी इसकी NPV उससे भी बढ़ सकती है। तो यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमारे पास दो अनइक्वल साइज के अगर प्रोजेक्ट हैं उनको कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। उसका हल निकाला गया है इस चौथी टेक्निक्स में, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये हमें कहता है कि हम, ये एक रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट फ्यूचर नेट कैश फ्लो सॉरी, फ्यूचर के तमाम जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें और उसे इनिशियल कैश आउटफ्लो पे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहेंगे, और जिस प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हायर होगा हम उस प्रोजेक्ट को करेंगे। ये देखें, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है उसी पिछले बास्केट वंडर वाले मेथोडोलॉजी का। उन सबको 13% पे जब हमने डिस्काउंट किया तो हमारे पास आंसर आ रहा था, प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही थी वो 38,572 पे थी। उसको डिवाइड कर दिया 40,000 से जो इनिशियल कैपिटल आउटफ्लो था,
तो हमारे पास क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आया 0.9643, ये 1 से कम है। जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से जी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात कर रहे थे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मैंने आपको बताया कि ये एक रेशो है फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू का और डिवाइडेड बाय आईसीओ इनिशियल कैश आउटफ्लो का। जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की रेशो 1 से कम आए तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा रिक्वायर्ड रेट पे प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो इनिशियल कैश आउटफ्लो के बराबर नहीं है। तो ये क्राइटेरिया जो है, जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1 तो हम इस ऐसे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है इंडेक्स की वैल्यू 1 से ऊपर आए तो हम इस प्रोजेक्ट को जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसकी तमाम स्ट्रेंथ एक तो सेम एनपीवी वाली है। एनपीवी की फर्स्ट जो ठीक है, ये टाइम वैल्यू मनी के कंसेप्ट को कंसीडर करता है एक। दूसरा ये है कि ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। तीसरा, तमाम जो आपके कैश फ्लोज हैं वो इन्वेस्ट हो जाते हैं आपके एनपीवी के बेस पर। प्लीज अपनी माइक अनम्यूट कर लें। जी, तो इसमें जो मेजर एडवांटेज है, अलाउज कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्केल ऑफ प्रोजेक्ट। ये डिफरेंट स्केल ऑफ प्रोजेक्ट्स के जो स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कंपैरिजन को आसान बना देता है। मैंने आपको पहले जब स्टार्ट किया तो इसकी एग्जांपल दी थी कि एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, वो 1 करोड़ की अमाउंट से किया जा रहा है। जब आप उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं फॉर एग्जांपल, वो भी काफी बड़ी आएगी। फिर एक हम छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एनपीवी तो उसकी भी पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि वो प्रोजेक्ट ही छोटा है तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ वाले प्रोजेक्ट की निस्बत छोटी होगी। तो ऐसी जगह पे जहां हम एब्सोल्यूट वैल्यू को देख रहे हैं वहां एनपीवी से कोई फेवरेबल रिजल्ट हमें नहीं मिलता। तो वहां हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को यूज करेंगे क्योंकि ये हमें अलाउ कंपैरिजन फॉर डिफरेंट स्केल ऑफ प्रोजेक्ट, ये हमें कंपैरिजन के लिए आसानी प्रोवाइड करता है। इसकी वीकनेस वही सेम जो एनपीवी की वीकनेस है वही, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली एनपीवी है ना। आप ये देखें कि ये है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला। प्रेजेंट वैल्यू है, ये जो बीच में स्ट्रीम है, ये जो 2 बड़ी ब्रैकेट्स के दरमियान, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है। यहाँ डिवाइडेड बाय आईसीओ है, इनिशियल कैपिटल आउटफ्लो, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में माइनस था। ये था, ये जो टर्मिनोलॉजी शुरू में है ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो माइनस आईसीओ। और एनपीवी की जब हम बात करें और जब हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की, तो वहां इसे माइनस नहीं किया बल्कि डिवाइड किया गया है इनिशियल कैश कैपिटल आउटफ्लो से। तो ये सारी चीज जो है ये अप्रोक्सीमेटली एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक जैसी ही न्यूमेरिक्स कंसिडरेशन रखते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आईसीओ से डिवाइड इसलिए किया गया कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका आईसीओ ज्यादा होगा और जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनका आईसीओ इनिशियल कैपिटल आउटफ्लो जो है वो कम होगा। तो ये बेस प्रोवाइड कर रही है कि किस कैपिटल पे कितनी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। अगर बड़ी बेस है तो ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू आएगी, छोटी बेस है तो छोटी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। तो इससे हमें कंपैरिजन में आसानी होगी। तो ये जो हमने टेक्निक देखी, ये हमने यहाँ 4 टेक्निक्स को देखा। फिर उसने एक हमें एवेल्युएशन समरी बना के बताई। इस समरी में उसने, आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले पीबीपी लिखा, पे बैक पीरियड, आईआरआर, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स।
IRR जो PBP पे बैक पीरियड था इस प्रोजेक्ट का वो 3.3% आया, IRR 11.47%, NPV 14.24%, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 0.96%। और क्राइटेरिया क्या था जिसके ऊपर हम इन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते? 3.5 ईयर से अगर पीबीपी कम होती तो एक्सेप्ट करते, IRR 13% से कम होती, एनपीवी अगर पॉजिटिव होती और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर 1 होता तो तब हम इन्हें एक्सेप्ट कर सकते थे। तो ऊपर देखें, पहला मेथड जो है पे बैक पीरियड, उसमें एक वाहद तरीका कैपिटल बजटिंग का था जिसमें ये डिसीजन क्राइटेरिया एक्सेप्ट का आ रहा है, वरना बाकी सब जो 3 क्राइटेरिया IRR, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये 3 मेथड है, तीनों के तरीकेकार के तहत ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो रहा है। पी बैक पीरियड में ये रिजेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी ये सोच रही थी कि हमें 3 से 3.5 साल में अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस हो जाती है तो हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट के इनिशियल 3 सालों में, 3.25 सालों में कैश फ्लो अच्छे रहे और पे बैक पीरियड हो जाता है। तो ये जो टेक्निक थी, इस मेथड से हम प्रोजेक्ट को सेट कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी के 3 मेथड हैं, IRR, एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये तीनों डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को देखते हैं, तो इन तीनों मेथडोलॉजीज में जो रिजल्ट आया वो रिजेक्ट है। ये सिर्फ एक कंपैरिजन हमें दिया गया। कंपनी नॉर्मली एक टेक्निक को यूज करती है या एक से ज्यादा 2 टेक्निक्स, सारी टेक्निक्स एक ही सेम टाइम में ये अप्लाई नहीं की जाती। पे बैक पीरियड एक रफ एस्टिमेटेड है, एक गैस है, इसकी कैलकुलेशन पे ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक थोड़ा सा लॉजिकली आइडिया दे देता है। फॉर एग्जांपल हम एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, उसमें हम जितने पैसे लगा रहे हैं वो 10 साल बाद वापस मिलेंगे, उतने पैसे, यानी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो पूरा होते होते 10 साल लग जाएंगे। उसके मुकाबले में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 4 सालों में वापस कर देता है। तो ये एक हमें माइंड सेटअप और एक लॉजिकल रीजनिंग देता है कि ये प्रोजेक्ट यार जो हमें जल्दी हमारी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट वापस कर देता है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हम कहीं और इन्वेस्टमेंट के काबिल भी रहें। तो ये एक रफ और लॉजिकल एस्टिमेट है, जो हम अगर पीबीपी की बात करें, पे बैक पीरियड की, तो ये नॉर्मली चूंकि आसानी से कैलकुलेट हो जाता है तो लोग इसको भी कंसीडर करते हैं और साथ में इन तीनों में से कोई एक टेक्निक को, मल्टीपल ऑफ टेक्निक्स यूज कर लेते हैं। ऊपर पीबीपी को अलग से और नीचे वाली 3 टेक्निक्स में से कोई एक टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन, 2 टेक्निक का कॉम्बिनेशन बना के यूज करते हैं, और फिर उससे वो उनकी जो है वो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में उनकी मदद मिलती है। उमेर, आप अपना प्लीज जो है, जो आपका क्वेश्चन है वो राइट कर दें दोबारा, तो मैं रीड करके आपको उसका आंसर कर देता हूँ। जी, ये ऊपर तो हमने देखी 4 टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग का जब भी प्रोजेक्ट हमारे सामने आएगा, हम उनको एवेलुएट करेंगे इन चारों में से कोई एक टेक्निक या एक से ज्यादा टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद। वो टेक्निक्स थी पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक हो गया? ये हमने सिंपली फिर ये देखा कि हर टेक्निक के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम अपनी ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हम इनमें से किसी एक टेक्निक को या एक से ज़्यादा टेक्निक को अप्लाई करने का जो है वो डिसीजन लेंगे। तो जी, अगर एनपीवी पॉजिटिव हो और आईआरआर भी दिया हो तो हम किस की बेस पर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, यानी कि इसको प्रायोरिटी देंगे। देखिए, अगर आपकी एनपीवी जो है वो आईआरआर से ज्यादा है, अगर आप एनपीवी कैलकुलेट, बेसिकली एनपीवी में हम एक अपने से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम कर रहे होते हैं। हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमने 13% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, हम 13% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे उसको डिस्काउंट करेंगे, और अगर 13% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे वो एनपीवी पॉजिटिव आ गई तो हमें उस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली करना चाहिए। पहला सवाल ये है कि अगर एनपीवी में हमें रेट बताया जाएगा कि हमारा हर्डल रेट क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, डिस्काउंट रेट क्या है, या वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज के नाम से ये हमें कुछ चीजें बताई जाएंगी। अगर वो कहता है कि हमारा हर्डल रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 13% है, हम 13% के ऊपर उसको डिस्काउंट करते हैं। ठीक है?
तो वो हमारी एनपीवी पॉजिटिव आती है, तो हम उस एनपीवी के प्रोजेक्ट को करेंगे, ठीक है। और जब हम उसका आईआरआर कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसका मतलब है वो एनपीवी से ज्यादा होगी। आईआरआर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 13% से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि एनपीवी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आईआरआर अप्रोक्सीमेटली एक जैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो इस पक्की बात है कि आईआरआर भी एनपीवी वाले डिस्काउंट रेट या हर्डल रेट से ज्यादा है, ठीक है। तो एनपीवी, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट देगा, लेकिन एनपीवी और आईआरआर अप्रोक्सीमेटली हमें सेम रिजल्ट देंगे। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर एग्जांपल उसमें जो चाहिए वो तो अचीव हो रहा है, तो इसका मतलब है, और पॉजिटिव होने का ये इंडिकेशन ये है कि वो रिक्वायर्ड आईआरआर भी उस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है। तो दोनों सूरतों में दोनों टेक्निक्स, एनपीवी भी और आईआरआर भी हमारी दोनों काबिल कबूल है। जी उमर, कोई और सवाल आपका? अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव है तो आपकी एनपीवी और आईआरआर से आप सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। आप इसकी एक दफा थोड़ी सी प्रैक्टिस करें कुछ क्वेश्चंस की जो एंड ऑफ चैप्टर है, तो तब आपकी अंडरस्टैंडिंग में मजीद क्लैरिटी आपको नजर आएगी। जी, पहले हमने जब इन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को स्टार्ट किया तो हमने ये अज्यूम किया कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें ये देखेंगे कि अगर ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स नहीं है तो। जी जी, वालेकुम सलाम। सर प्रैक्टिकली जो बिजनेसेस को थोड़ा सा जो मैंने स्टडी किया था यानी अपने इस सब्जेक्ट के हवाले से, तो वो तो अमूमन इस तरीके से होता है कि जो आपने जो बिजनेस है जब उसने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो इंटरनल आइदर दे शुड ऑप्ट फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड और दे शुड गो फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो इसको इस तरीके से हम सम अप नहीं कर सकते कि मतलब जिस तरह क्वेश्चन था कि आईआरआर की अगर परसेंटेज जिस तरह हो और एनपीवी हो तो दे आर टू सेपरेट थिंग्स, अगर इसको हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें कि दोनों के ऑब्वियसली हमने जब डिसीजन मेकिंग करनी है अपने बिजनेस के हवाले से, तो वही हम लोग कंफ्यूजन में जाने से बेहतर है कि हम इन दोनों में से कोई एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो हमारी जो एक्सपेक्टेड रेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब हमारे पास वो कैलकुलेशन आ जाएगी तो उसको हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के साथ कंपेयर कर लें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। आईआरआर नॉर्मली तब ज्यादा इफेक्टिव होता है जब हम इस बारे में श्योर ना हो कि हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, यानी परसेंटेज में जब हमने बात करनी है। हाँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास दो अल्टरनेटिव है ना, एक अल्टरनेटिव है कि मैं बैंक में इन्वेस्ट कर दूं, मुझे 15% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और दूसरा यस सर। अल्टरनेटिव मेरे पास ये है कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दूं, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से क्या मुझे 15% मिल जाएगा। अगर मैं 15% रिटर्न के बारे में श्योर हूं कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी डिमांड क्या है, एग्जैक्टनेस जो है जिसे कहते हैं, तो अगर वो तो है तो मैं एनपीवी कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। उससे मुझे यस पता सर। लग जाएगा कि मेरे कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो यस मुझे वो दूसरा प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जैक्टनेस नहीं है, मैं ये चाह रहा हूँ यार मैं ये प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैक्सिमम मुझे कितना रिटर्न दे सकता है, तो वो मुझे यस आईआरआर से पता लगेगा। ये आईआरआर वो रेट है जिसपे आपकी आप जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर कैश फ्लो बराबर रहते हैं, ठीक है। तो तो आप ये ठीक है। देखना कि ये दोनों के रिजल्ट एक जैसे होंगे। लेकिन जब बिल्कुल सर। आईआरआर का भी हमने डिसीजन लिया, आईआरआर का भी जब हमने डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट आपको 12% आईआरआर देगा, तो आईआरआर को आप कंपेयर किससे करेंगे? अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, हर्डल रेट से, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि आइदर जो प्रोजेक्ट का रिटर्न आ रहा है वो हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है या कम है, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के रिटर्न को अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मिला रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी सूरत एनपीवी की है। एनपीवी में हम क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं मालूम कर रहे प्रोजेक्ट कितना दे रहा है, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड ऑफ रेट रिटर्न है इस पे अगर हम डिस्काउंट करो तो पॉजिटिव वैल्यू आती है कि नेगेटिव वैल्यू आती है। यानी इट इज आइदर आवर चॉइस के हमारा जो माइंड सेट है वो क्या है, हमने किस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट हाँ चेक जी, करनी है। दोनों का रिजल्ट आइदर सेम इन होगा, यस दोनों यस। का रिजल्ट सेम होगा।
अगर आपकी बिल्कुल ठीक। एनपीवी पॉजिटिव आ गई है एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, एक आपने रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न ज्यूम किया और उस पर तमाम कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके उसमें से जो इनिशियल कैश आउटफ्लो था वो माइनस किया और आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ गई, ठीक है, इसका मतलब है कि आपका आईआरआर भी इस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा होगा। बिल्कुल ये तो लॉजिकली हो गया ना। बिल्कुल पॉजिटिव एनपीवी का मतलब ये है कि अभी मजीद आप अपने रिक्वायर्ड रेट को बढ़ाएंगे तो तब वो जीरो के बराबर आएगा ना। बिल्कुल तो इसमें इनके आईआरआर भी आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा, दोनों सूरतों में आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ही होगा। बिल्कुल जब आपकी एनपीवी नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को अचीव नहीं कर पा रहे, बिल्कुल तो इट मींस के आईआरआर भी इससे लो होगा। बिल्कुल सर। दोनों अल्टरनेटिव हैं, ठीक बिल्कुल है। सर। लेकिन आईआरआर को इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि श्योरिटी ही हो जाए कि अच्छा 13% से तो कम है, एनपीवी ये नहीं बताएगी कि कितना कम है, कितने परसेंट कम है, बिल्कुल ठीक है। एनपीवी आपको ये नहीं बताएगी कि आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा ले रहे हैं तो कितना ज्यादा ले रहे हैं, और अगर कम ले रहे हैं तो कितना कम ले रहे हैं, जी सर। ठीक है। तो फिर आईआरआर हमें हेल्प करेगा कि हम अगर हम जो अपना टारगेट है उससे नीचे रह रहे हैं तो कितना नीचे रह रहे हैं, और अगर ऊपर जा रहे हैं तो परसेंटेज में कितना ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल सर। आईआरआर हमें एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट या दोनों की एनपीवी पॉजिटिव है, अगर दो प्रोजेक्ट है ना, एक प्रोजेक्ट ए है उसकी एनपीवी भी पॉजिटिव है और एक प्रोजेक्ट बी है उसकी एनपीवी भी पॉजिटिव है, ठीक है। फिर हम आईआरआर के ऊपर आ जाएंगे कि यार किसकी परसेंटेज टर्म ज्यादा है। बिल्कुल, तो ये ताकि हमारे डिसीजन हाँ मेकिंग में आसानी हो जाए। डिसीजन मेकिंग। अब मैं दो दो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को 13% पे डिस्काउंट करता हूँ, दोनों की एनपीवी पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो 13% के डिसीजन क्राइटेरिया के मुताबिक मैं दोनों प्रोजेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास कैपिटल रैशनिंग है। कैपिटल रैशनिंग का मतलब ये है कि मेरे पास कुछ कैपिटल कम है, मैं दोनों प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, एक कर सकता हूं। तो फिर मैं आईआर निकालता हूँ, एक प्रोजेक्ट का आईआरआर 16 आता है, वो भी 13% से ज्यादा है, एक प्रोजेक्ट का आईआरआर 17% आता है, वो भी 13% से ज्यादा है। तो अब मुझे कौन सा करना चाहिए, 17% वाला करना चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है। आईआरआर और एनपीवी अगर एक ही प्रोजेक्ट की बात करें तो दोनों सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, बिल्कुल लेकिन अगर कंपैरिजन करना है तो फिर आईआरआर हमें ज्यादा एक्यूरेसी बताता है कि किस में रिटर्न ज्यादा है। बिल्कुल सर। और किए सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अब हम थोड़ा सा इस चैप्टर को मजीद देखते हैं। अभी तक हमने ज्यूम किया कि जो हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं वो जो हैं इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट मतलब एक का कैश फ्लो दूसरे को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ डिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी होते हैं। ए प्रोजेक्ट हुज एक्सेप्टेंस डिपेंड्स ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ वन और मोर अदर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि डेयरी फार्म में अगर आप पास्चराइजेशन प्लांट लगाते हैं तो साथ में आपको उसको पास्चराइजेशन को सेफ रखने के लिए पैकिंग प्लांट भी लगाना पड़ेगा। तो ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट जिसको अगर करेंगे तो साथ में दूसरा भी करना पड़ेगा, ये से प्रोजेक्ट्स को डिपेंडेंट कहते हैं या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। A project whose acceptance precludes the acceptance of one or more alternative products। होता यह है कि बाज़ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक करेंगे दूसरा भी करना पड़ता है, बाज़ ये होता है कि अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर आप दूसरे वाला नहीं कर सकते। तो हमें बाज़ दफ़ा ऐसी भी कुछ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, तो वहां भी टेक्निक्स हम यही यूज करेंगे, लेकिन उसमें कुछ जो है मॉडिफिकेशन आ जाएंगी, इनमें कुछ मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें कैश फ्लोज की कुछ मजीद चीजों को हमें फोकस करना पड़ेगा जब इस किस्म के कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को हमें देखना पड़ेगा। वो क्या हो सकते हैं? रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्रिएट कंट्राडिक्शनरी रिजल्ट। स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो पैटर्न, प्रोजेक्टेड लाइफ। ऐसी जगह पे वो कह रहा है कि इन तीन चीजों में फर्क आ सकता है। स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का स्केल एकदम काफी ज्यादा चेंज हो सकता है, कैश फ्लो पैटर्न चेंज हो सकता है और प्रोजेक्टेड लाइफ। ये तीन चीजें नॉर्मली भी किसी कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में देखें तो इन्हीं चीजों को मेजर करना होता है। और जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिपेंडेंट प्रोजेक्ट की बात आती है तो वो इन तीन चीजों पे इफेक्ट डालते हैं। हमें इन तीन चीजों को भी कंसिडरेशन में रखना होगा। हम इनका आगे इम्पैक्ट देखते हैं। स्केल डिफरेंस क्या है? उसने बताया कि देखें, पहला प्रोजेक्ट है जो 100 रुपए से हो रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो 1 लाख से हो रहा है और 2 साल उनकी लाइफ है। दूसरे साल के एंड पे जो पहला प्रोजेक्ट है वो 400 रुपए का रिटर्न दे रहा है और दूसरा प्रोजेक्ट 1,56,250 का कैश फ्लो दे रहा है। अब देखते हैं क्या है। जो पहला प्रोजेक्ट है उसका जो हम ये देख सकते हैं कि आईआरआर है 100% है,
और जो एनपीवी है वो $231 है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 3.31 है। जबकि जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो उसकी IRR 25% है, एनपीवी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.29 है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो IRR के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल प्रोजेक्ट फिजिबल है, लार्ज फिजिबल नहीं है। एनपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा दोनों प्रोजेक्ट फिजिबल है, लेकिन हम लार्ज को ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे क्योंकि डॉलर वाइज उसकी अमाउंट बड़ी है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमें 3.31 की प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मिल रही है स्मॉल में, जबकि लार्ज में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कम है। दो प्रोजेक्ट थे, अगर एनपीवी की बेस में इवेलुएट करते दोनों पॉजिटिव थे, दोनों डूएबल हैं, लेकिन स्मॉल स्केल वाला प्रोजेक्ट हम अगर मल्टीपल टाइम्स करें और उसको इन्हांस कर दें लार्ज के प्रोजेक्ट की कैपिटल इन्वेस्टमेंट तक, तो हमारा स्मॉल जो प्रोजेक्ट है वो बेहतर रिजल्ट दे रहा है। तो इन चीज़ों को, स्केल डिफरेंस को भी हमें अकाउंट फॉर करना पड़ता है। और स्केल डिफरेंस में मोस्टली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होता है, और इसमें डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 3.31 आ रहा है, तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाला जो है वो क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहिए। कैश फ्लो पैटर्न है, आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट डी है एंड प्रोजेक्ट आई है। दोनों में ये देख रहे हैं कि इसके कैश फ्लो इनिशियल में आ रहे हैं। अगर पे बैक पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको प्रोजेक्ट डी ज़्यादा फिजिबल लगेगा, लेकिन इसके कैश फ्लो लेट आ रहे हैं। अब देखते हैं कि अब जब आपके पास कैश फ्लो डिफरेंस है तो फिर क्या होता है। यहाँ IRR जो है आपका, ये प्रोजेक्ट डी है 23%, एनपीवी 198, दोनों में एनपीवी पॉजिटिव 198 आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक है। तो यहाँ जब हमारे पास कैश फ्लो पैटर्न में डिफरेंट है तो यहाँ डिसीजन क्राइटेरिया, ये दोनों चीज़ें सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन इसका IRR ज़्यादा है। तो अब हम जो प्रोजेक्ट डी है इसको प्रेफर करेंगे। ये छोटी छोटी डिस्कशंस हैं मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से, एनपीवी प्रोफाइल्स और उसके ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये प्रोजेक्ट लाइफ का डिफरेंस है, ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, ये लंबा प्रोजेक्ट है। आप जब ये देखेंगे, जब प्रोजेक्ट एक लंबा है उसको डिस्काउंट करेंगे तो उसकी डिस्काउंटेड वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट एक्स है, जो लंबा प्रोजेक्ट था 3 साल का, और ये प्रोजेक्ट जो दूसरा है वो 1 साल का है, तो इनकी जो लाइफ है अगर इनको चेंज करके देखते हैं तो तब भी इनके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी उसने लॉजिकल आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि टाइमिंग से, कैश फ्लोज की टाइमिंग से, प्रोजेक्ट की लाइफ से और प्रोजेक्ट के साइज से आपकी डिसीजन मेकिंग पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आपने इन चीज़ों को एक दफ़ा फिर क्लियर कर देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं इसको एड्रेस कर लूँगा। Another way to look at the thing, adjust cash flows to come to a common terminal here if project Y will not be replaced. होता ये है कि बाद हम एक प्रोजेक्ट को कर रहे होते हैं, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है, ये उसने कुछ कैश फ्लोज बताए हैं, उसने कहा एडजस्ट कैश फ्लो टू अ कॉमन टर्मिनल ईयर इफ प्रोजेक्ट वाई विल नॉट बी रिप्लेस। अगर हम इस प्रोजेक्ट को रिप्लेस नहीं करते तो ये इसी तरह चलता है, या इसको ख़त्म कर देते हैं, तो ईयर 3 में हमारे पास 2420 रुपये का एक टर्मिनल कैश फ्लो होगा। हमने इनको प्रेजेंट वैल्यू पे IRR भी निकाल लिया, एनपीवी भी निकाल लिया। लोअर IRR फ्रॉम एडजस्टेड कैश फ्लो स्ट्रीम, अच्छा स्टूडेंट, इस तरह है कि चूँकि मेरी शुगर कल रात से लाइट गई हुई है, तो मैं अभी इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करने जा रहा हूँ। मेरा लैपटॉप पिछले 2-3 घंटों से चल रहा है, ऑफ होने के करीब है। तो मैं इंशाल्लाह बाकी की जो कुछ स्लाइड रह गई हैं 7-8, उनकी वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और इसके बाद आपकी जो क्वेश्चन आंसर होंगे या आपकी कोई और प्रैक्टिस होगी तो मैं उसको बाद में एड्रेस कर लूँगा। आप जब कहेंगे मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपका सेशन ले लूँगा, तो मैं इस चीज़ को कवर कर दूंगा। वैसे भी 2 घंटों से ऊपर हो गए हैं टाइम, तो आप इसको देखिएगा, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद बता दूं कि जो कन्वेंशनल फाइनेंस है उनमें कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं पेपर में इसको टेस्ट करूंगा और मेजरली टेस्ट करूंगा, और आसान चीज़ें आपको दूंगा। आप कोशिश करें कि इस चैप्टर में पूरी तरह से आप गो थ्रू होके जाएं।
अगर किसी का कोई अभी क्वेश्चन है, मैं आप सब लोगों के माइक अनम्यूट करने जा रहा हूँ, तो जो भी क्वेश्चन आंसर होगा हम क्विकली देख लेते हैं। मैं आपको इसकी बाकी की वीडियो जो है